अच्छा, क्योंकि आपकी ऑनलाइन पहली क्लास है आई गेस, है ना, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो अगर बाई चांस कभी घर पे रिवाइज करना हो या कुछ ऐसा हो तो आप घर पे भी उसको देख सकते हो। ओके, दिस इज एन एडेड एडवांटेज। चलो, अब बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की। सबसे पहले बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड स्टैट्यूट? स्टैट्यूट मतलब क्या हुआ, सुना है कभी? पुतला। एब्सोल्युटली। ये स्टैट्यूट वो स्टैट्यूट नहीं है। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। ठीक है, यहां पर हम लोग लॉ को इंटरप्रेट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बात समझिए, लॉ बनता कैसे है। अगर हम लॉ बनने की बात करें तो पास कैसे होता है, ये हमने बचपन में पढ़ा है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, दोनों हाउसेस पास करती हैं, फिर वो बिल जो होता है जब अप्रूव हो जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है और फिर वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। ये तो पास हुआ है। बनता कैसे है? बहुत सारी कमिटीज होती हैं, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट होते हैं, लीगल पर्सन होते हैं जो अपनी अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये डाउट अराइज हुआ कि भाई जो कंपनीज है हमारे देश में उनके लिए कोई लॉ होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी कमिटीज से कहा गया कि तुम लोग अपने अपने रिकमेंडेशन दो कि कैसा लॉ होना चाहिए। उन्होंने अपने सबने रिकमेंडेशंस दिए। उनके रिकमेंडेशन वो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ड्राफ्ट के फॉर्म में रखे जाते हैं। फिर वो अप्रूव होता है कि इसमें कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा सेक्शन सही है, कौन सा गलत है, और फाइनली वो क्या बन जाता है, लॉ। ठीक है, अब लॉ बन गया। ये जो कंपनीज के ऊपर रिकमेंडेशंस आए, ये लॉ बन के कौन सा एक्ट बन गया, कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। ठीक है, इस तरह से सारे लॉ बनाए जाते हैं। अब लॉ तो बन गया, लॉ मेकर चला गया, कमिटीज ने बना दिया। आज उस लॉ के ऊपर डाउट अराइज हुए। ठीक है, आज मेरा और आपका एक डिस्प्यूट हुआ कंपनी से रिलेटेड। ओके, और हम लोग के बीच में एक ऐसा डिस्प्यूट हुआ जिसमें हम कह रहे हैं कि इस लॉ के इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन ये है और आपका लॉयर कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन ये है। यानी हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट इस बात को हो गई कि लॉ में जो लिखा है वो क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, अगर लॉ में हमें डिस्प्यूट हो रहा है तो इसके लिए हम कहां जाएं? हम लॉ मेकर के पास तो जा नहीं सकते, वो तो कमिटीज थी, वो तो चली गई। ठीक है, अब इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हम किसके पास जाएं? हमारे देश में डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हम ऑब्वियसली किसके पास जाते हैं, कोर्ट्स के पास। हमारा केस हुआ, हमने कहा कि भैया इस प्रोविजन का मतलब ये समझ में आ रहा है, आपने कहा नहीं इस प्रोविजन को इस नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। अब हम दोनों के इस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा, कोर्ट। कोर्ट कह रहे हैं हम देखेंगे इंटरप्रेट कैसे करना है, और इस लॉ के कॉन्फ्लिक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हम कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, ये इंडिया के रूल्स नहीं है। पूरे देश में लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो जज है, जो कोर्ट है, वो कोर्ट उन रूल्स का इस्तेमाल करके उस लॉ को इंटरप्रेट करता है, और उन्हीं लॉ को इंटरप्रेट, उसी लॉ को इंटरप्रेट करने के रूल्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चैप्टर का नाम समझो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। स्टैच्यू को इंटरप्रेट यानी लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए। ठीक है, आपको जब लॉ में डाउट होता है आप हमारे पास आएंगे, लेकिन जब आपके क्लाइंट का कोई केस फंसेगा तो आप हमारे पास नहीं आएंगे, हमारी क्या बात चलेगी वहां पर। ठीक है, आप जाएंगे कोर्ट के पास कि भैया ये प्रोविजन नहीं समझ में आ रहा, कोर्ट कह रहा है ठीक है हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करेंगे, और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करके हम ये डिसीजन देंगे कि इस पर्टिकुलर लॉ का मतलब क्या होगा। ठीक है, उन इंटरनेशनल रूल्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए ये कोई लॉ नहीं है, आप समझ में आया, ये कोई एक्ट नहीं है, इसके अंदर सेक्शंस नहीं है। इस चैप्टर की सबसे खास बात, इसमें सेक्शंस नहीं है। सेक्शंस नहीं है तो याद करने का काम खत्म, क्योंकि ये लॉ नहीं है, ये तो बता रहा है कि लॉ को समझा कैसे जाए। ठीक है, तो इसमें ना सेक्शंस हैं ना केस लॉ है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ रूल्स हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन यही आ जाता है डिफाइन। ओके, तो उस नजरिए से 10 नंबर के अराउंड इस चैप्टर से आता है, और कंपैरेटिवली ये चैप्टर बहुत आसान है। बस इसमें एक चीज है, इसकी लैंग्वेज टफ है। लैंग्वेज इसलिए टफ है क्योंकि अभी हमने आपको बताया ये इंटरनेशनल रूल्स हैं। इंडिया की तो हम लोग को समझ नहीं आती इंग्लिश, है ना, इंटरनेशनल बड़ा समझ में आएगी। तो अभी इसके जो वर्ड्स हैं वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यहीं से, देख लो, घर जाके बुक में देख लेना। कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट समझ गए, जैसे हमारे और आपके बीच में सेल का ट्रांजैक्शन हुआ तो हमारे और आपके बीच में बनेगी सेल डीड। सिंपल भाषा में बात करें, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री देखिए ना, ऊपर नोट लगा होता है,
वो नोट होता है, क्या होता है, स्टैम्प पेपर होता है, ठीक है, नोट नहीं होता कि काट के यूज कर लिया, वो स्टैम्प पेपर है, ओके। डीड्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, स्टैट्यूट्स जो होते हैं, इनको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, देखो इसके लिए रूल्स हैं, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें प्राइमरी रूल्स होते हैं, सेकेंडरी रूल्स होते हैं, ठीक है। एड्स टू इंटरप्रिटेशन, एड का मतलब होता है हेल्प, जिस भी शब्द का मीनिंग ना समझ में आए ना पूछ लेना, जितने डाउट स्टडी टाइम में पूछने हैं पूछ लो, सीए बनने के बाद दुनिया आपसे डाउट पूछेगी, आप नहीं पूछ पाओगे, और अगर आपने किसी से डाउट पूछा तो कहेंगे तुम सीए हो, तुम कैसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जितने डाउट्स पूछने हैं सब पूछ लेना, रिलेटिंग टू द स्टडी पूछना हो पूछ लेना, आस पास कहीं तो कुछ देखा, क्योंकि जब आप सीए का कोर्स करते हो ना तो आप सब न्यूज आपको अपनी सी लगती है, अच्छा ये नया रूल आ गया, अच्छा ये चीज हो गई, आस्क कि ये नई चीज क्या आई है मैम, ये कुछ सुनने में आया है, जैसे अभी आपने सुना होगा वो पेटीएम वाला हुआ है फ्रॉड, सुना, फ्रॉड क्या है, नॉन कंप्लायंस, ऐसी चीजों में बड़ा दिमाग लगाया करो कि अच्छा एग्जैक्टली आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने केवाईसी फॉलो नहीं किया, तो ऐसी चीजों को कोशिश करो, पढ़ो, ना समझ में आए डिस्कस करो क्लास में, ठीक है, जितना हो सके पूछो। एड का मतलब होता है हेल्प, कह रहे हैं लॉ को पढ़ने में किन किन चीजों की हेल्प लगती है, कह रहे हैं कुछ इंटरनल एड्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल एड्स होते हैं, एंड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कुल मिला के इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि लॉ को पढ़ा कैसे जाए, ओके। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, you will be required to read various laws and statute। आपको पता है बड़े बड़े केस सीए जीत जाते हैं सिर्फ लॉ के इंटरप्रिटेशन से, एक लॉयर ने इंटरप्रेट किया कि भैया इसका ये मतलब समझ में आ रहा है, आपने अपना दिमाग लगाया कि नहीं इसके आगे तो प्रोवाइडेड दैट भी लिखा हुआ है, कई बार आपने देखा लॉ में ऐसी लाइन लिखी होती है, दिस दिस इज प्रोवाइडेड दैट, अगर ये सिचुएशन है तो ये हो जाएगा, तो दूसरे लॉयर ने सिर्फ ऊपर की लाइन देखी, आप इंटेलिजेंट थे, आपने सीए एक बार में निकाला था, आपने कहा कि भैया उसके आगे देखिए, उसके आगे क्लॉज और लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट, अगर ये सिचुएशन है तो ऐसा होगा। छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन से आप बड़े बड़े केस जीत सकते हैं, और जितना बड़ा केस जीतेंगे धनराशि उतनी मोटी होगी, कुल मिला के हर काम धनराशि के लिए तो हो रहा है ना, हाँ क्या नहीं, धनराशि के लिए नहीं हो रहा है, नॉलेज के लिए हो रहा है, कह रहे हाँ धनराशि के लिए हो रहा है। Often these enactment may be capable of more than one interpretation, कह रहे कई बार ऐसा होता है कि एक ही लाइन के दो मतलब समझ में आते हैं, ये आपके साथ भी होता है, आपने वही लाइन पढ़ी, आपको कुछ और मतलब समझ में आया, इनसे पूछा इनको कुछ और मतलब समझ में आया, फिर आपने हमसे डाउट पूछा, हमने कहा दोनों गलत हो, सही मतलब कुछ और है, ये क्या हो रहा है आपको पता है, ये इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आ रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट अवेयरनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एज अ स्किल बिकम्स रेलेवेंट, कह रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये स्किल बहुत जरूरी है इंटरप्रिटेशन की। दिस चैप्टर विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, कुल मिला के दो चीजें इस चैप्टर में, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करने के नियम क्या है, एंड एड्स, लॉ को पढ़ने में हम किस चीज की हेल्प लेते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप लॉ पढ़ रहे हो, आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, तो उस वर्ड का मीनिंग कहाँ देखते हो, गूगल, ठीक है, हमारे जमाने में डिक्शनरी बोला जाता था, आजकल डिक्शनरी गूगल हो गई है, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई लॉ में किसी शब्द को समझने के लिए हमने गूगल या डिक्शनरी की हेल्प ली, ये जो गूगल या डिक्शनरी है ना, दिस इज एन एड टू इंटरप्रिटेशन, एड मतलब हेल्प, हमको इसको समझने में क्या हेल्प चाहिए, हमको इसको समझने में गूगल की हेल्प लगी, दैट इज व्हाट इज एन एड टू इंटरप्रिटेशन। तो ये दो तरीके की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैट्यूट, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। टू द कॉमन मैन स्टैट्यूट जनरली मीन्स लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस काइंड्स irrespective of the source from which they emanate, कह रहे नॉर्मल कॉमन मैन के लिए स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ, ठीक है, कहां से अराइज हो रहा है, किसने बनाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ मतलब लॉ। द वर्ड स्टैट्यूट इज नाउ सिनोनिमस विद एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अब हम लोग लॉ, कहां से बनते हैं सारे लॉ, पार्लियामेंट से, अब हम लोग लॉ उनको कहते हैं जो कहां से अराइज हुए हैं, पार्लियामेंट से। ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज द रिटन लॉ दैट द लेजिस्लेचर एस्टैब्लिशेस डायरेक्टली, लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉ बनाता है, ठीक है, जिसने लॉ बनाया है रिटन फॉर्म में, वो कौन होता है, लेजिस्लेचर या लॉ मेकर। अब डेफिनेशन दी है, मैक्सवेल डिफाइंस स्टैट्यूट एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, अब इस लाइन का मतलब अपने आप समझो, स्टैट्यूट एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, विल मतलब मर्जी,
स्टैट्यूट क्या है? लेजिस्लेचर की मर्जी। लेजिस्लेचर कौन था? लॉ मेकर। लॉ मेकर की जो मर्जी थी उसी को उसने रिटन फॉर्म में लिख दिया, वो क्या बन गया? लॉ, स्टैट्यूट। ओके, इन इंडिया स्टैट्यूट मीन्स एन इनैक्टेड लॉ, दैट इज लॉ मेड ईदर बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ सेंट्रल लॉज होते हैं, कुछ स्टेट लॉज होते हैं, तो या तो पार्लियामेंट ने बनाया होगा या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने। भले ही पार्लियामेंट ने बनाया हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, उसको हम लोग स्टैट्यूट मान लेंगे। ओके, अब यहां इन्होंने बताया कैसे बनता है। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ अ बिल इन द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड फाइनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट बिकम्स एन एक्ट। ये प्रोसेस हमने आपको पहले ही बता दिया। रिकमेंडेशंस के बाद वो ड्राफ्ट फॉर्म में बनता है, लोकसभा के सामने रखा जाता है, राज्यसभा के सामने रखा जाता है। जब दोनों पास हो जाते हैं तो उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है और फिर वो बिल क्या होता है? एक्ट बन जाता है। Thus, that which originates through legislation is called enacted law or statute as against unenacted or unwritten law. जो पार्लियामेंट के थ्रू बना वो इनैक्टेड लॉ है, रिटन लॉ है। ठीक है, कुछ लॉ ऐसे हैं आज भी जो हम पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाए गए हैं। अब एग्जाम्पल समझना। अच्छा, आपने सुना है कोर्ट में एक लाइन होती है दफा 302 के तहत, सुना है? ये 302 क्या है? फांसी है, बिल्कुल। 302 क्या है? 302 क्यों कहते हैं फांसी को? अच्छा, ये सुना है आपने कुछ लोगों को कहते हैं कि 420 मत करो। 420 कौन होता है? चालाकी करता है, फ्रॉड करता है। क्यों 420 क्यों कहते हैं? 419 क्यों नहीं कहते? 419 ही मत करो, 421 ही मत करो। कभी सोचा क्या है ये 420? सेक्शन है, एब्सोल्युटली। 302 क्या है? सेक्शन है। किस लॉ का सेक्शन है? अगर आपने आईपीसी, अगर वो पूरी लाइन सुनी हो, पिक्चरों में ही सुनी होगी, आई एम वेरी श्योर कि कोई केसेस चल रहा है। चल तो नहीं रहा है कि अभी कोर्ट से ही आ रहे हैं, हमें ही कोर्ट ने सुनाया था। वो कहता है आईपीसी की दफा 302। दफा मतलब होता है सेक्शन, इंग्लिश में होता है सेक्शन, हिंदी में होता है धारा और उर्दू में होता है दफा। ठीक है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड हमारे देश का वो लॉ है जिसमें सारी सजाएं हैं। और आपको पता है इंडियन पीनल कोड कब का है? आजादी के पहले का है, अंग्रेजों के जमाने का है। सब कुछ छोड़ो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर बताओ, ये तो बहुत अच्छे से याद होगा। 1872। ठीक है, आजादी कब मिली? समझ में आया? लगभग 100 साल बाद। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनी पार्लियामेंट ने पास किया है? नो। समझ में आया? यानी कुछ लॉ हमारे देश में ऐसे हैं जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है जो बाद में आए हैं। ओके, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जो हमारे पार्लियामेंट से नहीं बने, वो पुराने समय से चले आ रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ऑर्डिनेंस कहते हैं उसे। ठीक है, जब नॉर्मल रूल ये कहता है कि अगर लॉ बनना है तो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल होंगे, उनके सामने बनेगा, फिर वो लॉ बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों हाउसेस असेंबल नहीं हो पाते। ठीक है, अब वो असेंबल नहीं हो पा रहे, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन है। ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो टेम्पररी लॉ बना दे कि भाई जब तक दोनों हाउसेस असेंबल नहीं हो पा रही है तब तक के लिए हम लॉ बना दे रहे हैं। उस टेम्पररी लॉ को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है, बट यहां पर ये बात कर रहे हैं लॉ की, प्रॉपर लॉ। ऑर्डिनेंस तो टेम्पररी लॉ है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। तो लॉ कह रहे हैं कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिनको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया लेकिन बहुत समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, अनरिटन लॉ जिनको हम कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो इनैक्टेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनइनैक्टेड हैं या अनरिटन हैं। हाउएवर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट though one finds the term law used in many places। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड यूज है? लॉ। तभी हम लोगों ने ज्यादा क्या सुना होता है? लॉ। लेकिन इंटरनेशनल पार्लेंस में उसको क्या बुलाते हैं? स्टैट्यूट। ये रूल्स क्योंकि हमने इंटरनेशनल से उठाए हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ओके, अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग समझाए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं इनकी। ठीक है, इन शॉर्ट, स्टैट्यूट सिग्निफाइज रिटन लॉ एज अगेंस्ट अनरिटन लॉ। अगर हम स्टैट्यूट की बात करते हैं तो स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ, जो रिटन फॉर्म में है,
पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है उसको हम लोग स्टैट्यूट बोलेंगे, और उन्हीं लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखो कुछ डेफिनेशंस दी हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फिर आगे अगर आप देखो तो इंस्ट्रूमेंट है, डीड है, इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पुटअप हो सकता है, डिफाइन डॉक्यूमेंट, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो लीगल वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। क्या मतलब होता है डॉक्यूमेंट? ये शब्द कई बार सुना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना। बट डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ क्या? किन चीजों को हम डॉक्यूमेंट मानेंगे, किन को डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे? व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन? ओके, देखो बता रहे हैं ये, generally understood document is a paper or other material thing giving information। सीधी सी बात, कोई ऐसा पेपर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है? डॉक्यूमेंट, ओके। प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग। डॉक्यूमेंट तीन चीजें दे सकता है हमको, या तो वो हमें क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा, या तो वो हमें किसी चीज का प्रूफ दे रहा है, या वो हमें किसी चीज का एविडेंस दे रहा है। तो कोई भी ऐसा पेपर या कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें या तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, या प्रूफ दे रहा है, या एविडेंस दे रहा है, उसको हम लोग लीगल भाषा में क्या कह सकते हैं? डॉक्यूमेंट। द लॉ डिफाइंस डॉक्यूमेंट इन अ मोर टेक्निकल फॉर्म। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखो, ये कोई एक्ट तो है नहीं, तो इनकी खुद की डेफिनेशंस तो हो नहीं सकती हैं। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के लिए इन्होंने देखो कौन सा एक्ट उठाया? एक एक्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लाइन लिख देना कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा मटेरियल या पेपर जो हमें इंफॉर्मेशन दे दे, या प्रूफ दे दे, या एविडेंस दे दे, वो डॉक्यूमेंट होता है। फिर अपने आंसर को और अच्छा करने के लिए ये वाले एक्ट की डेफिनेशन दे देना, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट डॉक्यूमेंट ये है, ठीक है। तो टेक्निकली आपके आंसर में एक एक्ट का यूज हो गया, तो आंसर की क्वालिटी बेटर हो गई, ओके। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट्स दैट डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ। कह रहे हैं किसी भी चीज में लेटर्स के फॉर्म में हो, फिगर्स हो, मार्क हो, किसी भी चीज में ऐसा कुछ बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं? डॉक्यूमेंट। यानी डॉक्यूमेंट में लेटर्स भी हो सकते हैं, फिगर्स भी हो सकते हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं, by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। किसी चीज की रिकॉर्डिंग के लिए अगर हम कोई पेपर यूज कर रहे हैं, कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, और उस पेपर या मटेरियल में लेटर्स हैं, फिगर्स हैं, तो उस चीज को क्या माना जा सकता है? डॉक्यूमेंट, ओके। तो एक हो गई उसका मतलब, और एक हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन। हो सकता है ये डेफिनेशन एज इट इज याद ना हो ही नहीं सकता, रोबोट थोड़ी है हम लोग, एज इट इज रट ले, रजनीकांत थोड़ी है। तो थोड़ा थोड़ा हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखो, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, एनी वर्ड्स प्रिंटेड, फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट। अब इस हिसाब से ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, जैसे सेल डीड है, ठीक है, मेरे और आपके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, हम अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच रहे हैं, वो जो हमारे बीच में रजिस्ट्री है, वो बताओ डॉक्यूमेंट हुई कि नहीं हुई? यस, डॉक्यूमेंट है, ओके। मेरे और आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट पे हमने कुछ फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट करी कि भैया देखो ये फोटोग्राफ है, ये सबूत के तौर पर हम पेश कर रहे हैं। क्या ये फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट हुए कि नहीं हुए? डेफिनेशन के हिसाब से सोचो। यस, कह रहे हैं पीस ऑफ पेपर हो या कोई मटेरियल हो जिसमें कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, तो क्या हम उस फोटोग्राफ को डॉक्यूमेंट कह सकते हैं? यस, डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ठीक है, फाइन। अब इसका यूज सोचो, जहां कहीं किसी लॉ में लिखा होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, या यू नीड टू शो योर डॉक्यूमेंट्स। अब समझो कैसे केस फंसता है, कहीं पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट शो करो, ठीक है, उस एक्ट में या तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी होगी, अगर उस एक्ट में नहीं दी है तो हम ये जनरल डेफिनेशन उठाएंगे। यूज कैसे होगा समझना, मेरे और आपके बीच में कोई केस चल रहा था और हमसे ये कहा गया आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, हमने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स पड़ी थी वो नहीं दिखाए, ठीक है। अब हमारा डिस्प्यूट कोर्ट में चला गया, आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ आती है इसलिए इनको दिखानी पड़ेंगी। हमने कहा डॉक्यूमेंट का मतलब पेपर होता है, फोटोग्राफ थोड़ी ना डॉक्यूमेंट कहलाई जाएंगी। ये हमारा डिस्प्यूट था, और हमारा डिस्प्यूट किसके पास गया? कोर्ट के पास। कोर्ट कह रहा है अच्छा ये डिस्प्यूट है कि फोटोग्राफ्स को डॉक्यूमेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कोर्ट कहेगा एक काम करते हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खोलते हैं, वहां पे हम सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्योंकि किसी और एक्ट में नहीं दी थी, तो उन्होंने कहा एक काम करो इंडियन एविडेंस एक्ट में देखो क्या लिखी है।
जब उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट देखा तो वहां डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था कि कोई भी मटेरियल जिसमें लेटर हो, फिगर हो, कुछ भी हो, उसको हम डॉक्यूमेंट मान लेंगे। बताइए जज क्या डिसीजन देगा कि वो जो मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं वो डॉक्यूमेंट हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट हैं तो हमको वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी। ऐसे केस सॉल्व होता है यूजिंग लॉ। अब समझ में आया कि किसको डॉक्यूमेंट मानना है कि नहीं मानना, इस पर डिस्प्यूट हो सकता है। ओके फाइन, अगर वो डॉक्यूमेंट है तो हमको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा कह रहे एक और एक्ट उठा लिया इन्होंने। एक एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये आपके कोर्स में भी है ना जनरल क्लॉजेज एक्ट। इस एक्ट का मतलब समझो जनरल क्लॉजेज का मतलब वो चीजें जो किसी और एक्ट में नहीं दी हैं वो यहां दी हैं। ओके जैसे हर एक्ट में, अच्छा एक बात पूछते हैं, हर एक्ट में सेक्शन 2 देखा है आपने? फाउंडेशन में और बीकॉम में भी लॉ पढ़ी है। सेक्शन 2 देखा है? किस चीज का होता है? डेफिनेशन। 1 किस चीज का होता है? 1 देखा? सोचा कभी? अच्छा ये पता है 2 है तो 1 होगा? 1 तो होगा ही अगर 2 है। कहीं लिखा देखा 1? कभी याद किया 1? कभी किसी से पूछा 1? जरूरत नहीं पड़ी, क्यों पूछें, क्यों अपना प्रेशर बढ़ाएं? सी लॉ में डूबना पड़ेगा, ठीक है? 2 है तो 1 कहाँ है? व्हाट इज सेक्शन 1 इन एवरी एक्ट? और ऐसा क्यों है कि वो दिया नहीं होता? क्या होता है सेक्शन 1? सेक्शन नहीं, ये तो एक्ट है बेटा। सेक्शन जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन होगा। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 डेफिनेशन। हर एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इस एक्ट में जो शब्दों का यूज किया गया है उसका ये मतलब है, ठीक है? तो अगर पूरा एक्ट पढ़ते वक्त तुम्हें किसी चीज का मतलब ना समझ में आए तो तुम इसकी डेफिनेशंस में देख लेना। तो सेक्शन 2 ये होता है। सेक्शन 1 होता है उस एक्ट का नाम, वो कब शुरू हुआ है और कहां एक्सटेंड हुआ है। एक लाइन आप हमेशा देखते हैं हर लॉ में कि इस लॉ का नाम लेट्स से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट वाज पास्ड ऑन इतना इतना डे ऑफ जनवरी या जून या व्हाटएवर। ये सेक्शन 1 होता है। क्योंकि हम लोगों की बुक में नाम ही यही होता है, हेडिंग ही होती है, इसलिए सेक्शन 1 कहीं नहीं लिखा होता। समझ में आया? हर एक्ट का सेक्शन 1 यही होता है। दिस एक्ट इज नोन एज द कंपनीज एक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट वाज पास्ड ऑन सच एंड सच डेट। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कॉमेंसमेंट। मतलब एक्ट का नाम देखा है कहीं लिखा हुआ, एंड कॉमेंसमेंट कब से शुरू हुआ। दिस इज ऑलवेज सेक्शन 1। और ये सारे सेक्शंस लाइन से कहां होते हैं? थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाने लग गए, 2 मिनट में वापस आएंगे। हाँ, कहाँ दिए होते हैं? जैसे अगर आपने देखा लेट्स से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो उसमें आप देखते हो कहीं सेक्शन 2 आ गया, कहीं अचानक से 18 आ गया, कहीं अचानक से 23 आ गया, कहीं लाइन से दिए हो तो पढ़ने में भी इजी लगे। कहाँ दिए होते हैं लाइन से? कहाँ होता है वो लॉ? द वर्ड इज बेयर एक्ट। कभी देखा है सीए या लॉयर्स के ऑफिस में मोटी मोटी किताबें देखी हैं? हाँ एब्सोल्युटली, दैट इज अ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मीन्स, बेयर मतलब कोर, मेन। जहां लॉ ओरिजिनली लिखा होता है वो होता है बेयर एक्ट, जहां सारे सेक्शंस लाइन से दिए होते हैं। आपकी किताब तो वहां से बनाई गई है, सारे सेक्शंस में से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो उठा के उन्होंने आपकी किताब में दे दिए, बट दैट इज नॉट ऑल द सेक्शंस। वो सारे सेक्शंस कहाँ होते हैं? बेयर एक्ट। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सिर्फ उन सेक्शन से मतलब थोड़ी जो आपकी किताब में दिए हैं। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो ये कोर्स में थोड़ी था, भाई प्रॉब्लम आ गई तो आपको देखना पड़ेगा। दैट इज अ बेयर एक्ट। आपको पता है पहले टाइम पे क्या होता था? बच्चों को ये बेयर एक्ट वाली चीज हम क्यों बताते हैं? बहुत पहले क्या होता था, बच्चों को पता ही नहीं होता था बेयर एक्ट क्या है। तो जब आर्टिकलशिप अभी आपकी शुरू होगी, आर्टिकलशिप में इंटरव्यू भी होता है, ठीक है? अब इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है, जो सीए होता है, वो सिर्फ इतना कह देता है बेटा एक काम करो, पीछे अलमारी वहां से बेयर एक्ट निकाल के ले आओ, ठीक है? कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट होगा, निकाल के ले आओ। बच्चा नहीं ला पाता, क्योंकि आपको पता है किसी भी बेयर एक्ट के ऊपर हेडिंग बेयर एक्ट नहीं लिखी होती। कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में क्या लिखा होगा? कंपनीज एक्ट। आपको जो अभिषेक सर ने दिखा होगा वो जीएसटी का होगा, उसमें बेयर एक्ट नहीं लिखा होगा। लिखा हो देखा होता तो आपको आज रिकॉल हो जाता, उसमें लिखा होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहली चीज तो उसको यही नहीं पता बेयर एक्ट क्या है। अब बच्चा सीए कर रहा है, ठीक है, लॉ का जानकार बनने वाला है, लेकिन यही नहीं पता बेयर एक्ट क्या होता है। चलो किसी तरह वो उठा भी लाया किताब। अब उससे कहा जाता है कि भैया सेक्शन 200 खोल के दिखाओ। तो सेक्शन 200 खोलने के लिए वो पन्ने पलट रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे 200 तक पलट के पहुंचा। जबकि तरीका पता है क्या होता है? बेयर एक्ट की जो इंडेक्स होती है ना, उसमें एक तरफ सेक्शंस होते हैं और एक तरफ इंडेक्स होती है।
तो आपको करना क्या था, सेक्शन 200 उसका पेज नंबर और फिर खोलना था। इससे इंटरव्यूअर सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि तुमने जिंदगी में पहली बार बेयर एक्ट खोला है, इसका मतलब। ठीक है, सो आप सीए बनने के बाद क्लाइंट का मैटर देखने के लिए किताब नहीं खोलेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली बेयर एक्ट से देखोगे। हाँ, बाद भी और साथ भी, साथ में भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एडिशनल डिग्री है। ठीक है, अगर वैसे तो देखो जो सीए है उसका कोर एरिया जो हो गया वो टैक्सेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया। सीएस वाले ज्यादा जरूरी एलएलबी करते हैं, क्योंकि उनको सीएस के साथ साथ, भाई सीएस जो है वो कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट है, और एलएलबी जो हो गया वो सारे लॉ का एक्सपर्ट है, तो एज एन एडिशनल डिग्री कर लेते हैं। अगर आपको करना है आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें कंटेंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब अपने क्लाइंट को सर्विसेज दोगे, आप सीए की किताब खोल के नहीं दोगे। सीए की किताब गलत हो सकती है, दुनिया की कोई चीज गलत हो सकती है, बेयर एक्ट गलत नहीं हो सकता। और अगर बेयर एक्ट में कुछ गलत लिखा है तो वो गलत ही माना जाएगा, मतलब उसी को सही माना जाएगा। अनटिल एंड अनलेस उसको सही कैसे किया जाएगा बताओ। बेयर एक्ट में कोई गलती है, पता है गलती है, लेकिन कोर्ट वो गलती गलती ही मानेगा, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस अमेंडमेंट आए। और अमेंडमेंट लाने का भी वही तरीका है, पास्ड बाय पार्लियामेंट और पूरा प्रोसेस। यानी लॉ में जो लिखा है वही सही माना जाएगा, भले ही गलत क्यों ना लिखा हो। आप अपने क्लाइंट को जिता सकते हैं या हरा सकते हैं ऑन द अदर हैंड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लॉ में क्या लिखा है। तो केस लड़ने के लिए हमेशा क्या रेफर करेंगे, बेयर एक्ट, नॉट द मॉड्यूल। पता चला इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे आपने क्लाइंट का केस लड़ लिए, ठीक है, और बाद में पता चला मॉड्यूल में मिसप्रिंट था, ठीक है, तो उसको तो जो डुबोया डुबो ही दिया, खुद भी डूब गए। तो केस जो लड़ना है या क्लाइंट को जो एडवाइस देनी है वो किसके बेसिस पे देनी है, बेयर एक्ट। और वही बेयर एक्ट, उसी लॉ का हम लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, हम कहाँ थे, जनरल क्लॉजेस की बात बता रहे थे। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या होता है, जैसे किसी कंपनीज एक्ट में डेफिनेशंस दी है, ठीक है, अब बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। कोई ऐसा वर्ड है, मान लो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले कंपनीज एक्ट में देखा जाएगा। अगर कंपनीज एक्ट का केस है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट का मतलब देखा जाएगा कंपनीज एक्ट में। अगर कंपनीज एक्ट में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन नहीं दी है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखा जाता है। नाम से समझो जनरल क्लॉजेस हैं, इसमें जनरल चीजों का मतलब दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमारे और आपके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा हुआ, ठीक है, एक डिस्प्यूट या राइज हुआ कि ये प्रॉपर्टी मूवेबल मानी जाएगी कि इमूवेबल, ठीक। कोर्ट कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि मूवेबल का क्या मतलब हुआ, इमूवेबल का क्या हुआ। तो पहले तो हम उस एक्ट में देखेंगे कि मूवेबल इमूवेबल की डेफिनेशन है कि नहीं है। मान लो उस एक्ट में मूवेबल इमूवेबल की डेफिनेशन नहीं दी है, तो हम कौन से एक्ट में देखेंगे, जनरल क्लॉजेस। तो कोर्ट कौन से एक्ट को रेफर करेगा, जनरल क्लॉजेस को। तो सिमिलरली, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहीं नहीं दी थी, तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के लिए एक डेफिनेशन तो हमने उठा ली इंडियन एविडेंस एक्ट की, और दूसरा देखियो क्या, देखिए कहां से उठाई है इन्होंने, जनरल क्लॉजेस। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है, ठीक है। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द टर्म डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कोई भी मैटर जो किसी भी चीज पे लिखा हो, जरूरी नहीं है पेपर हो, जरूरी नहीं है पेपर हो, किसी भी फॉर्म में लिखा हो, बाय मीन्स ऑफ, चाहे उसमें लेटर्स बने हो, फिगर बने हो, मार्क्स बने हो, or by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording this matter। तो ये कह रहे हैं किसी भी मैटर पे, किसी भी सब्सटेंस पे अगर कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट मान लेंगे। तो मान लीजिए हमने पेपर पे रिकॉर्डिंग नहीं करी, हमने एक मेटल की शीट पे रिकॉर्डिंग करी है, बताओ डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरप्रिटेशन करिए। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा हम पन्ने में लिखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बोल के मांग ले जाएंगे, हमने पन्ने पे लिखी ही नहीं, हमने एक मेटल की शीट ली और उसके ऊपर एनग्रेव करके लिख दिया, ठीक है। मेटल की शीट में एनग्रेव समझ गए, ऐसे गोद गोद करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब बताओ वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं विद रेफरेंस टू दिस डेफिनेशन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। माना जाएगा, क्यों? वो ये कहाँ कह रहे हैं कि पेपर में लिखा होना चाहिए, वो कह रहे हैं अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे लिखा हो, लेटर के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में, मार्क्स के फॉर्म में, तो भी उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और अगर वो मेटल शीट डॉक्यूमेंट है तो तुम्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो मेटल शीट भी सबमिट करो। इतनी डेप्थ में केस लड़े जाते हैं, समझ में आया? अब तुम देखो हम लोग ने पोस्टमार्टम कर दिया उसकी डेफिनेशन का,
एग्जैक्टली पेपर में हो, फोटो के फॉर्म में हो। अब फोटो में भी तो यही जरूरी थोड़ी सब्सटेंस कुछ और हो, ठीक है, उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट मान लेंगे। ओके तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आती है तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हो, जनरल क्लॉजेस भी लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, अभी तक पहली डेफिनेशन चल रही है हमारी, मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस एंड मीन्स। जरा देखो, मैटर, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, its usage with the word any shows that definition of document is comprehensive। कोई भी मैटर लिखा होता है ना, एनी मैटर, कुछ भी मैटर लिखा हो सकता है, मैटर मीन्स जो अमाउंट लिखा हुआ है उसमें। ओके तो डॉक्यूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो उसमें लिखा है या बना है या एनग्रेव्ड है, वो सब कुछ क्या माना जाएगा, मैटर। रिकॉर्ड, दिस सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी सर्टेन म्यूचुअल और मैकेनिकल डिवाइस employed on the substance, it must be by, देखो भाई ये राइटिंग, एक्सप्रेशन, डिस्क्रिप्शन, किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, पेपर पे किस तरह से लिखा गया है, वो क्या हो गया, रिकॉर्ड। सब्सटेंस, चीज क्या है, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या है, किस चीज पे लिखा जा रहा है। दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑन विच अ मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स कम टू फाइंड अ परमानेंट फॉर्म। किसी भी चीज को जब हम किसी चीज में लिखेंगे तब वो परमानेंट फॉर्म में आती है, चाहे तुम मेटल शीट पे लिखो, चाहे तुम पेपर पे लिखो। अब आपने कहा हमने अपने दिमाग में लिखी हुई है, तो क्या ये परमानेंट फॉर्म है, दिमाग में लिखा, कितनी चीजें दिमाग में लिखते उड़ जाती है, दैट इज नॉट अ परमानेंट फॉर्म। परमानेंट फॉर्म मीन्स कोई चीज, वुड, हमने लकड़ी पे, अरे सब कुछ छोड़ो, स्लेट पे लिखते थे बचपन में, ठीक है, लकड़ी पे भी अगर आप लिख रहे हैं तो भी वो सब्सटेंस मान लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही उस पर आपने लिखा वो रिकॉर्ड हो गया। ओके एंड मीन्स, दिस रिप्रेजेंट फोर्थ एलिमेंट, किस तरह से लिख रहे हैं, लेटर के फॉर्म में लिख रहे हो, फिगर्स बना है, मार्क बना है, सिंबल, जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखा हो, हमने कुछ नहीं किया, हमने ड्राइंग बना दी, वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कुछ लोग चीजें लिख के नहीं बना के प्रेजेंट करते हैं, आर्टिस्ट, वो लिखते नहीं है, उनको जो कहना होता है वो उसका वो कार्टून बना देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। तो कह रहे जरूरी नहीं है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर, वो लेटर हो, मार्क हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, हम उसको क्या मान लेंगे, डॉक्यूमेंट। क्लियर, पहली डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। सेकंड इज इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट है और तीसरा डीड है, लगभग दोनों का मतलब सेम होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो चीज या वो डीड जिसके थ्रू हमारे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे और आपके बीच में सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, सिंपल पहला एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, सेल हुई, हमने आपसे कहा ये जमीन आपको बेचना चाह रहे हैं, आप रोज पढ़ने आ रहे हो, इतने टाइम से पढ़ने आ रहे हो, चलो ये जमीन हमने आपको बेच दी, ठीक है, ये सभी बातें काल्पनिक हैं, इनका असली जिंदगी से कोई ताल्लुक है नहीं। तो अगर हम आपको ये जमीन बेचेंगे तो इसके लिए हमारे और आपके बीच में होगी एक सेल डीड, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करी उस डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जरिया, किसके थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं इस डीड के थ्रू, वो रजिस्ट्री स्टैम्प पेपर जिसमें लिखा हुआ है कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, डीड। डीड भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। इंडिया में एक्चुअली दोनों को सेम ही वर्ड यूज किया जाता है, अभी देखेंगे। इन कॉमन पार्लेंस इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, a formal legal document which creates or confirms a right, जो किसी अधिकार को दिखा रहा है। अगर हमने एक सेल डीड बनाई है तो उस डॉक्यूमेंट में हम आपको एक अधिकार दे रहे हैं कि हम आपको इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिससे हम कोई अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्ड्स अ फैक्ट, इट इज अ फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड सच एज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, डीड कह सकते हैं, चार्टर, चार्टर समझ गए, वही जैसे मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ड्रॉन अप एंड एग्जीक्यूटेड, व्हाट डू वी मीन बाय एग्जीक्यूटेड, अगर हम आपसे कहते हैं हमारे और आपके बीच में एक डीड एग्जीक्यूट हुई है, मतलब साइन हुई है, ठीक है, हमने एक डॉक्यूमेंट में ये लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी आज से आपकी हुई, वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक साइन ना हो जाए। लिख के कॉम अभी दे दें आपको, साइन नहीं करेंगे, ठीक है, वैलिड कब होगी, इन्फोर्सेबल कब होगी, जब एग्जीक्यूट होगी। तो जब हम लीगल वर्ड्स की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का एग्जीक्यूट होना मतलब उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन होना। कौन कौन साइन करता है, रजिस्ट्री होती है, कौन कौन साइन करता है, एक तो ट्रांसफरर करेगा, हम करेंगे, एक आप करोगे, और रजिस्ट्रार तो करेगा ही, और सोचो, विटनेस, एब्सोल्युटली, ट्रांसफरर के 2 विटनेस, ट्रांसफरी के 2 विटनेस।
विटनेस क्यों साइन करता है पता है? विटनेस ये कहता है कि ट्रांसफरर ने मेरे सामने अपने होशो हवास में साइन किया है, कल को हम ये ना कह दें कि भैया हमें तो इन्होंने वो नशे की दवाई पिला दी थी और साइन करा दिया था, हम डिनाई ना कर दें, इस बात का वो विटनेस होता है। तो ट्रांसफरर के 2 विटनेस, ट्रांसफरी के 2 विटनेस, जब सबके साइन हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, तो ये कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट हुआ, ठीक है, जो कोई अधिकार को क्रिएट कर रहा है। It is formal writing of any kind, such as agreement, deed, charter, record, etc., which is drawn and executed. It also means formal legal document having the legal effect, either creating a right or liability. अगर सब में देखो तो कॉमन वर्ड जो आ रहा है फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट आ रहा है। कह रहे हैं एक फॉर्मल लीगल, सिंपल भाषा में देखो इसकी डेफिनेशन, फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ राइट और लाइबिलिटी, दैट इज व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट। खत्म बात, इतनी कहानी उसी चीज को बार बार घुमा के लिखने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो राइट या लाइबिलिटी को एस्टैब्लिश कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इन्होंने कौन से एक्ट की डेफिनेशन यूज करी? इंडियन स्टैम्प एक्ट। ओके, क्योंकि ये खुद एक्ट नहीं है, इसकी खुद की डेफिनेशंस नहीं है, तो ये अलग अलग लॉ से जाकर के डेफिनेशंस ले रहा है। अभी हम लोगों ने जो पहली वाली देखी थी, हाँ डॉक्यूमेंट, वो हम लोग ने इंडियन एविडेंस एक्ट से ली, जनरल क्लॉजेस एक्ट से ली, और यहां पर देखो ये इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ले रहे हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट से। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड और एक्सटिंग्विश्ड। लगभग वही मतलब हुआ, ठीक है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या लाइबिलिटी या तो क्रिएट हो रही है या खत्म हो रही है या एक्सटेंड हो रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट। ओके, और इंस्ट्रूमेंट का ही एक और वर्ड होता है डीड। The legal glossary defines deed as an instrument. अब इस लाइन से समझ में आ रहा है deed को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। उसी इंस्ट्रूमेंट को लीगल टर्म्स में हम लोग डीड बोल देते हैं। हम लोग सेल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते, हम लोग सेल डीड बोलते हैं, ठीक है, तो है वो इंस्ट्रूमेंट, लेकिन लीगल लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या बोल देंगे? डीड। द लीगल ग्लॉसरी डिफाइंस डीड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग और purporting to effect some legal disposition. अब लास्ट लाइन देखो तो लिखा है however in India no distinction seems to be made between instruments and deed. तो इंडिया में हम लोग more or less दोनों को सेम चीज बोलते हैं। तो 3 डेफिनेशंस देख ली हम लोग ने। पहली किस चीज की थी? डॉक्यूमेंट की। दूसरी कौन सी थी? इंस्ट्रूमेंट। और तीसरी कौन सी है? डीड, जिसमें इंस्ट्रूमेंट एंड डीड लगभग सेम है, एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो राइट या लाइबिलिटी स्टैब्लिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंटरप्रिटेशन। अब यही करना है हमको पूरे चैप्टर में। ओके, इंटरप्रिटेशन इज मेंट द प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक टू एसरटेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। बहुत आराम से समझो, इंटरप्रिटेशन करेगा कौन? कोर्ट, क्योंकि डिस्प्यूट लेके हम किसके पास जा रहे हैं? या आप ऐसे समझ लो, इंटरप्रेट कर तो हम लोग भी सकते हैं, लेकिन हमारी सुनेगा कौन? हमने मान लीजिए कहा कि मेरे हिसाब से ये मतलब है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी मानोगे, लेकिन कोर्ट ने अगर कह दिया मेरे हिसाब से ये है, तो वही मान लिया जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन एक्चुअली करता कौन है? कोर्ट। जब डिस्प्यूट होती है तो डिस्प्यूट के केस में मैटर कोर्ट में जाता है और जो जज होता है वो इंटरप्रेट करता है। दैट इज व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक्स टू एसरटेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। लॉ मेकर की मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या लिखना चाहते थे, थ्रू द मीडियम ऑफ वर्ड्स in which it is expressed. जो शब्द लॉ में लिखे हैं उन शब्दों को समझ के कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रहा है कि लॉ मेकर क्या लिखना चाहते होंगे। ओके, सिंपली स्टेटेड, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द रियल मीनिंग ऑफ द एक्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज एंटेन। हम इंटरप्रिटेशन करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्ट का असली मतलब क्या है और लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था इसको बनाने के पीछे, ये जानने की कोशिश जब हम करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन। ओके, कि जिसने लिखा उसने क्या सोच के लिखा होगा। इंटरप्रिटेशन इज रिजॉर्टेड टू, कब करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, लॉ में कोई लाइन बहुत सीधी सीधी लिखी है तो भी क्या इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी? अगर साफ साफ लिखा हुआ है तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही क्या है? क्यों दिमाग लगाना? अगर कोई चीज सीधे सीधे लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ में लिखा है कि भाई आपको लेट से 31 जुलाई को आपको रिटर्न फाइल करना है, अब इसमें क्या डिस्प्यूट है? कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक लाइन लिखी है कि जैसे आपने मीटिंग्स वगैरह में पढ़ा होगा कि मीटिंग जो होगी वो पब्लिक हॉलीडे में नहीं होगी, नेशनल हॉलीडे में नहीं होगी, ऐसी लाइन पढ़ी है कहीं? मीटिंग चैप्टर पढ़ा है कंपनीज एक्ट में? नहीं भी पढ़ा है, छोड़ो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मान लो लॉ में लिखा है
कि जो मीटिंग्स होंगी कंपनी की वो पब्लिक हॉलिडे वाले दिन नहीं होंगी। अब यहाँ एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि भैया पब्लिक हॉलिडे मतलब क्या, किसको पब्लिक हॉलिडे मान रहे हो, किसको नहीं मान रहे हो, संडे को मानोगे कि नहीं मानोगे, दिवाली की छुट्टी मानोगे कि नहीं मानोगे, हमारी तबीयत खराब थी एक दिन, क्या वो भी पब्लिक हॉलिडे होगी कि नहीं होगी, ये डिस्प्यूट अराइज हुआ। लेकिन अगर कोई बात साफ साफ लॉ में लिखी है तो उसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरप्रिटेशन इज रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है कंफ्यूजन। जब कोई कंफ्यूजन होता है तब इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। इट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड। कला है, हम क्या क्या ढूंढना चाह रहे हैं कि लॉ मेकर क्या लिखना चाह रहा होगा। दिस इज व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। That is to say the sense in which their author intended to convey the subject matter. अगर लॉ मेकर हमारे सामने होता तो हम उससे पूछ लेते, ठीक है फाइन। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको नोट्स दिए, आपको हमने नोट्स दिए, आपने देखे, आपको डाउट हुआ, आपने तुरंत हमसे पूछ लिया। लेकिन हमने आपको नोट्स दिए, आप घर लेके गए, अब आप पढ़ रहे हैं, आपको डाउट हुआ, तो आप ये सोचेंगे मैम इसमें क्या लिखना चाह रही होंगी। ये जो आप कर रहे हो ये क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो जिस चीज का मीनिंग क्लियर है उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसमें कोर्ट भी इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। लेकिन जहां एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, वहां पर इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंस क्या है इंटरप्रिटेशन? 10 प्रोसेस ऑफ कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू स्टैट्यूट लॉ। Interpretation is of importance because of inherent nature of legislation as a source of law. कह रहे हैं हमारा legislation इतने complicated होते हैं, ये तो आप भी समझ रहे हैं लॉ बड़ी complicated है, तो ये कह रहे हैं इसलिए इसमें interpretation की दिक्कत आ जाती है। ओके अब यहां पर आ जाओ, क्लासिफिकेशन क्या है इंटरप्रिटेशन के, किस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है। एक होता है लीगल और एक होता है डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रीन वर्ड सुना है ना, डॉक्ट्रीन, हाँ डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टर, उसी वर्ड से आया है डॉक्ट्रिनल। सबसे पहले कह रहे हैं लीगल इंटरप्रिटेशन। लीगल में एक होता है ऑथेंटिक और एक होता है यूजुअल। नाम से समझ में आएगा, देखना ऑथेंटिक, व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ। मतलब हमें लॉ में कंफ्यूजन हुआ, हमने लेजिस्लेटर से ही पूछ लिया, या लेजिस्लेटर का कोई क्लैरिफिकेशन आ गया, तो सबसे ऑथेंटिक तो वही है। ठीक है, हमें लॉ में डाउट हुआ, लॉ के सेक्शन में कोई डाउट हुआ, लेजिस्लेचर ने ही उसका आंसर दिया हुआ था, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग। ठीक है, यूजुअल, when rule of interpretation is derived from some other source such as custom or case law। मतलब लॉ मेकर से हमें नहीं पता चला तो हमने उसको दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करी, हमने दूसरे केस लॉ से समझने की कोशिश करी, हमने और जगह से ढूंढने की कोशिश करी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। दैट इज व्हाट इज यूजुअल। ओके, तो लीगल में दो आ जाएंगे। इंटरप्रिटेशन को, इसका हेडिंग देखो क्या था, क्लासिफिकेशन। इंटरप्रिटेशन लीगल हो सकता है, डॉक्ट्रिनल हो सकता है। लीगल इंटरप्रिटेशन में दो हैं, ऑथेंटिक, मोस्ट ऑथेंटिक तरीका क्या हुआ, लेजिस्लेटर से ही पूछ लिया, और दूसरा होता है यूजुअल। जब लेजिस्लेटर से पूछना पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या किया, यूजुअल तरीका, केस लॉ या कस्टम्स को रेफर किया। और उसी तरह डॉक्ट्रिनल में देखो क्या है, कह रहे हैं ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ग्रामेटिकल मतलब पहले जो लिखा है उसको एज इट इज समझने की कोशिश करी, अगर उससे हमें कुछ गलत चीज सामने आ रही है तो हमने क्या लगाना शुरू करा, लॉजिक, कि ये नहीं, इनका मतलब ये होगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अरे लिख दिया है लेकिन इनका मतलब ये नहीं था, इनका मतलब ये होना चाहिए था। ठीक है, जैसे कई बार कई जगह लिखा होता है ना, मेल्स की उसमें लिखा होता है कि हिज वर्क, तो हम लोग ये कहते हैं हिज, जैसे मान लो लिखा इनकम टैक्स में ही शुड फाइल रिटर्न, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मेल्स अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उनका मतलब होता है ही और शी, कोई भी पर्सन है वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। ये आपने ग्रामेटिकल यूज नहीं किया, आपने पता है कौन सा किया, लॉजिकल। तो ये चार तरीके होते हैं इंटरप्रिटेशन के। ठीक है, लीगल के अंदर दो आगे कौन से, ऑथेंटिक एंड यूजुअल। ऑथेंटिक मतलब लॉ मेकर से ही पूछ लिया, यूजुअल मतलब दूसरे सोर्स से उसका मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करी। और डॉक्ट्रीन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पहला हो गया ग्रामेटिकल, जो लिखा है वैसे समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर उससे मतलब एक्चुअल चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमने उसका लॉजिकल मीनिंग निकाला। क्लियर? ओके, तो अभी तक अगर हम लोग ने देखे तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग ने किसकी पढ़ी थी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हम लोग ने दो एक्ट देखे थे, इंडियन एविडेंस एक्ट और जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बता रहा था। फिर हम लोग ने दो वर्ड्स देखे थे, डीड एंड इंस्ट्रूमेंट, लगभग दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, इसमें हम लोग ने इंडियन स्टैम्प एक्ट की डेफिनेशन रेफर करी थी, और फिर हम लोग ने स्टार्ट किया क्या चीज, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ को अंडरस्टैंड करना व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी। क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो होंगे, लीगल एंड डॉक्ट्रिनल।
लीगल वाले में ऑथेंटिक एंड यूजुअल, और उसमें ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। कोई डाउट? पक्का? ठीक है, चलो यहां तक एक बार रीड कर लेना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगली डेफिनेशन है देखो लीगल। ठीक है, अभी डेफिनेशन चल रही है, देखो हम एक बार दिखा दे रहे हैं। उसके बाद ये तो आ रहा है व्हाई डू वी नीड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, देखो यहां से शुरू है। ठीक है, और इनके अजीब अजीब से नाम है ये। ठीक है, फाइन, ये रूल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके।